मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आप जैसे कि जान रहे हैं कि ये ऑब्जेक्टिव सीरीज़ चल रही है और इस ऑब्जेक्टिव सीरीज़ में यानी कि एक अंक वाले सीरीज़ में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे चैप्टर वाइज आप लोगों को यहाँ पे मिलते जाएगा। आप अगर लगातार बने रहेंगे तो आप अवश्य ही आपकी समस्याओं का समाधान होते जाएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको नया अपडेट मिलता रहेगा और जैसे ही मेरे वीडियो बनेंगे अपलोड होंगे आपको मिल जाएगा। आप उसको देखिए और अगर पसंद आता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए तो फिर हम आपको बताते हैं कि आगे प्रश्नों में हल कैसे करना है और किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। आप ये देखते जाइए। सही विकल्प चुनने वाले प्रश्न हैं जो आप लोगों को परीक्षा में मिलेंगे। 5 प्रश्न ऐसे। एक कॉपी और 2 पेंसिलों की कीमत 45 रुपये है, जिसमें जैसा दिया जाता है उसी प्रकार से हम लोगों को आगे हल करना है। ध्यान से देखिए। एक कॉपी और 2 पेंसिल, ये एक कॉपी हो गया और 2 पेंसिल हो गया, ठीक है। दोनों का कीमत कितना हो गया? 45 रुपये हो गया। इसी को अब इसकी भाषा में लिखेंगे। ये बोलता है कि एक कॉपी की कीमत x रुपये ले लो तो ये हो जाएगा 1x हो गया। एक पेंसिल की कीमत y ले लो तो ये p के जगह पे y आ गया। तब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 45। बहुत ईजी हो गया। x + 2y = 45। तो यहाँ पर जहाँ पर भी है देख लीजिए x + 2y = 45, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने से प्रश्नों को केयरफुली पढ़ना है और बनाना है। इसमें दूसरा क्वेश्चन पे जाइए। एक चिड़ियाघर में हिरणों और सारस पक्षी के पैरों की कुल संख्या। यहाँ पे केयर करना है पैर। हिरण की पैर कितने होते हैं? 4। हिरण की पैर कितने होते हैं? 4 होते हैं। और सारस के पैर कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। कुल संख्या 180 है, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कंडीशन लगाता है अपने तरीके से कि हिरणों की संख्या x तथा सारस पक्षियों की संख्या y। हमने यहाँ पे संकेत के रूप में ये लिया था, h और s लिया था। तब क्या करेंगे? 4 × x + 2 × y = 180 होगा। ये संबंध अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। ये संबंध हमको पहले में मिल रहा है। ये अगर इसके जगह पे ऐसे भी हो सकता था, देखिए इसको 2x - y = 90, ये भी हो सकता था, ठीक है। किसी किसी में ऐसा भी हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखना। अब आगे देखते हैं। एक त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः कितने कितने दिए हुए हैं। देखिए ये हमारा एक त्रिभुज है, इसमें से एक ठो x अंश है, दूसरा है x + 20, तीसरा है x + 40। सीधा सीधा आपको सबको जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा? x + x + x 3x हो गया। डायरेक्ट लीजिए आप लोग, अब बड़े बच्चे हैं। यहाँ पे 40 और 20 60 हो गया। ये मिला करके कितना हो गया? टोटल 180 अंश हो गया। अगर इसको इस साइड ले लें तो कितना हो जाएगा? 3x = 120, x = 120/3 यानी कि 40 डिग्री। x का वैल्यू कितना होगा? 40 डिग्री होगा। तब जा करके इसका सही आंसर मिलेगा हमको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृक्ष पर बैठे हुए मैना और कोयलों की संख्या। देखिए आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे, ये आपके अभ्यास के लिए बहुत अच्छे हैं। मैना और कोयल दोनों पक्षी हैं। यदि मैनों की संख्या x है तथा कोयलों की संख्या y है तो इनमें सही संबंध कौन सा होगा? सिंपल सी बात है। देखो मैना और कोयल x + y = 15 मिल जाए, ये भी सही है, और ये मिल गया तो यही सही हो गया। x + y = 15, उसके अंतर उग्र वाले यहाँ पे बात ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। यदि किसी रैखिक समीकरण का आलेख एक दूसरे को बिंदु 3 और 7 पर प्रतिच्छेद करती हैं तो इस निकाय का हल क्या होगा? आप लोगों को पता है जब भी हम कोई निर्देशांक लिखते हैं, ध्यान से देखिए, निर्देशांक x y के रूप में लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से जो निर्देशांक होता है x अक्ष और y अक्ष का, इसका जब हम किसी बिंदु का निर्देशांक यहाँ वहाँ का लिखते जाते हैं तो x y रूप में लिखते हैं। तो सीधी सी बात है, 3 और 7 अगर ऐसा लिखा हुआ है तो x का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा और y का क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और ये पहला वाला ही हमको सही लगेगा। यदि रैखिक समीकरण निकाय 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रदर्शित करता है तो उसका हल होगा। मैं आप लोगों को यहाँ पे तीनों कंडीशन का बता देता हूँ कि क्या होता है, उसके बाद हम इस पर जाएंगे तो सारे प्रश्न इजीली बन जाएंगे।
ये देखिए हमारे पास दो रेखाएं हैं, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिए। दो रेखाएं हैं एक दूसरे के समानांतर जा रहे हैं। दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे के ऊपर में चल रहे हैं, ऐसा। तो इसके लिए कंडीशन क्या था आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आप रेगुलर क्लास में पढ़ चुके हैं तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 ये था। इसमें क्या था, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। और ये क्या था, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये तीन कंडीशन थे, तीनों कंडीशन को हमको अच्छे से जानना है। तो यहाँ पर लिखता है रैखिक समीकरण निकाय दो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रदर्शित करता है। प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रदर्शित करता माने ये पहला वाला कंडीशन हो गया। तो उसका हल होगा अद्वितीय हल होता है, इसका कोई हल नहीं है और ये अंततः अनेक हल होता है। इसकी वजह है इसकी सारे पॉइंट एक दूसरे के ऊपर मिलते जा रहे हैं, यानी कई ठो हल मिलता है। इसमें एक ही पॉइंट दोनों क्रॉस करते हैं इसलिए एक ही मिलता है, और इसमें एक भी नहीं मिलते हैं इसलिए इसका कोई हल नहीं होता है। ये तीनों कंडीशन रहता है, ठीक है। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिए कि हम किस चीज़ के लिए क्या उपयोग करेंगे। एक बार बता दिया मैंने, ये कई ठो प्रश्नों में ऐसा आप उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आता है प्रश्न 5x + 3y = 12 और 15x + 9y = 15। तो यहाँ पर इस जो संबंध अभी मैं बताया ऊपर में उसी को देखना है, यानी कि 5/15 एक बार लिखिए ए वाला के ग्रुप में, बी वाला ग्रुप में 3/9 को लिखिए और सी वाला ग्रुप में 12/15 को लिखिए। और इसके संबंध को यहीं पे हम लोग दर्शा देंगे। 5 एकम 5 तिया, 3 एकम 3 तिया और 3 चौं 12, 3 पंचे 15। ये दोनों तो बराबर दिख रहे हैं और ये बराबर नहीं है ना। ये कंडीशन हुआ 1/3 वाला में हुआ ना इसमें। अब इसका क्या होता है, इस संबंध के आधार पे इसके कोई हल नहीं है, ये वाला कंडीशन हमारे में आता है। ये तीसरा सेकंड नंबर का कंडीशन है। यहाँ पर मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, इसको पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं और इसको तीसरा कंडीशन मान लेते हैं। तो तीसरा कंडीशन में ये कौन सा नंबर का कंडीशन आया, 3 में से, उसमें से दूसरे नंबर का कंडीशन आया। और ये दूसरे नंबर का कंडीशन जो है क्या बताता है हम लोगों को, इसका कोई हल नहीं है। अब आता है एक अद्वितीय हल होने के लिए समीकरण निकाय अद्वितीय हल होने के लिए, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, उस नियम का उपयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, माने 1 है, 1/3 ये हो गया। नॉट इक्वल टू का उपयोग करेंगे अद्वितीय हल के लिए, उसके बाद -k/2 हो गया। और आगे को देखने की ज़रूरत नहीं है, अभी अद्वितीय हल में यहीं तक काफ़ी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2/3 ये इधर आया, नॉट इक्वल टू -k। अगर k को प्लस कर लेते हैं तो ये -2/3 इधर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से k क्या नहीं होना चाहिए, -2/3 नहीं होना चाहिए। ये सी वाला इसका आंसर होगा। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुणांकों में सही संबंध कौन सा है, बहुत इजी है, देखते जाइए। ये 15/60 कर दीजिए, उसके बाद -3/-12 कर दिए, उसके बाद 14/56 कर दिए। इसको काट दो, 15 एकम 15, 15 चौं 60, 3 एकम 3, 3 चौं 12, ये माइनस माइनस प्लस, 14 चौं 56, आल सब बराबर हो गया। कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो ये बराबर वाला सिस्टम इसका वो है, सही संबंध है, ठीक। इस इजी था ये। चलो, दो संख्याओं का अंतर 14 है, उनमें से छोटी संख्या 50 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। देखो, दो संख्याओं का अंतर, एक ठो तो 50 है छोटा वाला, यानी कि इधर जो आएगा वो बड़ा होगा। दोनों में अंतर कितना है, 14 है। सिंपल सी बात है, इसको इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 4 और ये 64 है ना। ये जो खाली डिब्बा बचेगा ये क्या हो जाएगा, 64 होगा। ये आंसर हो गया, वेरी इजी था, है ना। अब आगे देखिए, इस पर समीकरण निकाय a1x + b1y = c1 तथा a2x + b2y = c2 के लिए अद्वितीय हल होंगे। ये तो संकेत के रूप में मैंने पहले ही बता दिया है, इसलिए इजी तरीके से इसको ले लेते हैं, ठीक है। यही वाला होगा। जब रैखिक समीकरण निकाय का आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं प्रदर्शित करे तब उसका हल होता है। क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा। फिर से वही प्रश्न को घुमा करके यहाँ पे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसका एक अद्वितीय हल होगा। प्रतिच्छेदी रेखा प्रतिच्छेद करते हैं तो ठीक है। यदि एक चर राशि x तथा एक अन्य चर राशि y की दुगुनी के बराबर हो, सिंपल सी बात है, एक चर राशि x बोलता है
और एक अन्य चर राशि y की दुगुनी के बराबर हो, ये कंडीशन हो गया। तो इस कथन का समीकरण क्या बनेगा, इसको एक साइड में कर दो, x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये बी वाला इसका आंसर हो रहा है। अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप से इतने सारे प्रैक्टिस के बाद अब हम लोग आ जाते हैं खाली स्थान की पूर्ति कर वाला। ऐसे भी प्रश्न आप लोगों के परीक्षा में आएंगे, आप लोगों को घबराना नहीं है, सिंपल रहता है, ज़्यादातर थोड़ा सा पढ़े हुए होना चाहिए। इसलिए बार बार आप लोग इस वीडियो को देखिए और इसके चीज़ों को समझिए कि हम लोगों को कैसे प्रश्नों को किस तरह से हल करना है। रैखिक समीकरण निकाय के आलेख को एक अद्वितीय बिंदु पर काटती है तो उसके खाली स्थान हल होंगे। कैसे हल होंगे, आप लोगों को जो तीनों कंडीशन बताया उसके अद्वितीय हल होंगे। रैखिक समीकरण निकाय के आलेख संपाती होने पर, ये तीसरा कंडीशन है, उनके अनेक हल हो। वो जो चित्र है उसको देख देख करके आप अपने दिमाग में रख करके इसका उत्तर दे सकते हैं। यदि किसी रैखिक समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है तब उसका आलेख कैसा होगा, समानांतर रेखा होगा। और समीकरण निकाय के खाली स्थान हल होंगे, ये दिया हुआ है, देखिए इसको निकालना पड़ेगा। ये 2/6 एक ले लेते हैं, एक -3/-9 ले लेते हैं और दूसरा 5/15 ले लेते हैं। 5 एकम 5 तिया 15, 3 एकम 3 तिया 9, दोनों धनात्मक हुए, 2 एकम 2 तिया बराबर है तीनों, तब क्या हो जाएगा, ये संपाती हो जाएंगे। ठीक है, संपाती के लिए हाँ यहाँ पे लिख सकते हैं आप संपाती। एक थैले में 50 पैसे के सिक्के हैं, यदि थैले में कुल 30 रुपया हो, देखो 50 पैसा है इधर और इधर 30 रुपये है, ये कंडीशन है। तो आप लोग ऐसी देखेंगे तो जान जाएंगे ये 60 सिक्के होने चाहिए सिक्कों की कुल संख्या, क्योंकि 1 रुपये में 2 50 पैसे के सिक्के होते हैं। या तो फिर ऐसा कर सकते हैं 30 रुपये को इसको पैसे में बदल दिए। 50 रुपये के सिक्के तो हैं लेकिन कितने ठो नहीं मालूम है, तो ये हो गया 50x बराबर 30 गुणित 100 पैसे, x बराबर 30 गुणित 100/50। इसमें x बराबर 60 सिक्के होंगे। एक समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण का मान 60 अंश है तो दूसरे न्यून कोण का मान, सामान्य सी बात है, ये देखो ऐसा, ये एक ठो 90 अंश हो गया, एक ठो न्यून कोण 60 अंश है तो दूसरा न्यून कोण कितना होगा, 30 अंश होगा, क्योंकि 60 30 90 हो गया। समकोण त्रिभुज कहा गया है इसमें एक ठो तो 90 अंश होगा ही होगा। ठीक है, इसलिए ये कितने अंश का हो जाएगा, 30 अंश का हो जाएगा। अब आते हैं सत्य असत्य। ऐसे प्रश्न भी आपके परीक्षा में आएंगे जो सत्य असत्य की आपको जानकारी होनी चाहिए, कौन सा किस तरह से प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न भी 5 ठो आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं 5 ठो, और ज़्यादा प्रैक्टिस आप अपने किताब को उठा करके पढ़िए, बहुत सारी चीज़ों को आपको मिलते जाएगा। समीकरण निकाय 2x + 4y = 10 और 3x + 6y = 12 का एक अद्वितीय हल है। सत्य है कि नहीं यहाँ पे देखना पड़ेगा। 2 और 3 का यहाँ पे रेशियो आता है, 4 और 6 का रेशियो आता है, 10 और 12 का आता है। तो ये इधर की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अद्वितीय हल होने के लिए इन्हीं दोनों की आवश्यकता पड़ती है। इसको काट करके देख लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये दोनों बराबर हो गए, यानी कि अद्वितीय हल नहीं है, ये गलत है ना, ये असत्य है। क्योंकि अद्वितीय हल के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था, बराबर नहीं है, ऐसा वाला होना चाहिए था, दोनों तो बराबर हो गए। समीकरण निकाय ये जो दिया गया है का एक अद्वितीय हल है, ठीक है कि नहीं, देख लो, ये 1/1 आता है और फिर 1/-1 आता है, दोनों बराबर वाकई में नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। समीकरण निकाय ये जो दिया गया है अंततः अनेक हल का कंडीशन आता है क्या, देख लेते हैं। x के लिए देखिए 1/2 आया, फिर b वाला के लिए देखिए 1/2 ही आया, और उसके लिए देखिए 6/9 आया। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये तो अलग आ गया और ये दोनों बराबर आ गए। तो ऐसे में क्या होता है, ये वाला कंडीशन, सेकंड कंडीशन हुआ कोई भी सॉल्यूशन नहीं है का है, तो ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया। समीकरण निकाय ये जो 2 ठो दिया गया है, देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इसको मिलान कीजिए तो ये 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। संपाती रेखाएं प्रदर्शित करती हैं, स्वाभाविक है, संपाती रेखाएं तीसरा कंडीशन के लिए ये अप्लाई होता है, तो तीसरा कंडीशन सही है कि 1/2 1/2 तीनों बराबर हो गए, तो ये जो हो गया सत्य हो गया। समीकरण ये दिया गया है, मैं x का मान 3 लेना है, y का मान 4 लेना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 × 3 - 4 × 4 = p है, तो कितना हो जाएगा, 7 तिया 21 ऋण 4 × 16 बराबर p, कितना हो जाएगा, 5। तो p का मान 5 है, ये सत्य हो गया। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
कि छत्तीसगढ़ 2018 में सेट सी में ये प्रश्न था, इसलिए ऐसे प्रश्नों का अभ्यास बहुत जरूरी है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा, ध्यान से देखा और बार बार देखते रहिएगा जब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।